हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमारा टॉपिक चल रहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर मास। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम दो पढ़ चुके थे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और कवथनांक में उन्नयन। और कवथनांक में उन्नयन पर आज हम एक आंकिक प्रश्न हल कर रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, और इस पर बहुत सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो कवथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इस पर आधारित ये न्यूमेरिकल है वो हम हल कर रहे हैं। तो लिखा है बेंजीन का कवथनांक 353.23 केल्विन है। बेंजीन का कवथनांक है ये, और एक वाष्पशील विलेय पदार्थ के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का कवथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के अणु भार की गणना कीजिए, यानी एमबी हमें जो है वो ज्ञात करना है। और बेंजीन के लिए जो केबी अर्थात इसे हम बोलते हैं मोलल कवथनांक उन्नयन स्थिरांक। मोलल कवथनांक उन्नयन स्थिरांक, उसकी वैल्यू दी है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये याद रखना, इसका मात्रक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना, हमें अणुभार की गणना करनी है। और मैंने आपसे कहा था कि जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं तो उसमें हमें अणुभार ही निकालना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की सहायता से। तो अणुभार ज्ञात करने का सामान्य सूत्र आप देखोगे तो ये बन जाएगा mb बराबर, और इसमें kb और डेल्टा टीबी इंटू WB बटा WA इंटू 1000 लगा देंगे। ये सामान्य सूत्र है। mb ये अणुभार की गणना है। विलेय पदार्थ जो आप ऊपर से मिलाते हो उसके अणुभार की गणना वो mb होता है। kb बता चुका हूं, जिसे हम मोलल कवथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दी हुई होती है, ये दे रखी है। और डेल्टा टीबी आप याद रखना, डेल्टा हमने डेल्टा लगा दिया, इसका मतलब परिवर्तन है, अर्थात दो चीजों का अंतर है। तो यहां आपको कोई न कोई कवथनांक मिलेगा और उसमें अंतर निकालना है। तो एक तो कवथनांक की वैल्यू ये रही और दूसरी कवथनांक की वैल्यू ये रही, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो डेल्टा टीबी आ जाएगी। तो डेल्टा टीबी याद रखना क्या है, कवथनांक में उन्नयन। कवथनांक में उन्नयन यानी कवथनांक में कितना उन्नयन हुआ, कितनी वृद्धि हुई, वो वृद्धि डेल्टा टीबी कहलाएगी, कवथनांक में उन्नयन। और WB याद रखना, विलेय पदार्थ का जो अणुभार होता है वो होता है, विलेय पदार्थ का जो भार होता है वो होता है। विलेय पदार्थ की मात्रा बोलूं, विलेय पदार्थ का भार बोलूं, ये हमेशा ग्राम मात्रा में दिया हुआ होता है। तो विलेय पदार्थ का भार द्रव्यमान ग्राम मात्रा, और ये विलायक का भार या विलायक की मात्रा। ये तो विलेय पदार्थ का भार, ये विलायक का भार, दोनों ही ग्राम मात्रा में दिए हुए होते हैं और गुणा में 1000 क्वेश्चन के फार्मूले के अनुसार आता है। तो हम निकालें केबी हमारे पास दिया है 2.53, तो लिखूंगा 2.53 बटे में डेल्टा टीबी अंतर निकालना है। तो देखिए कवथनांक 354.11, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है 353.23। तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दीजिए तो अंतर आ जाएगा, डेल्टा टीबी का मान आ जाएगा। तो मैं यहां रफ कार्य करने हेतु यूं लिख रहा हूं, डेल्टा टीबी जो कवथनांक में उन्नयन है वो मैं निकालूंगा 354.11 माइनस 353.23, और जब आप इसे घटाओगे तो ये आ जाएगा 0, और ये आपके 4 और 8, ठीक है ना, केल्विन। तो ये 0.88 केल्विन इसका अंतर आ जाएगा डेल्टा टीबी का। तो वो 0.88 यहां लगा देंगे, गुणा। अब देखिए, अब यहां WB विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ जो आप ऊपर से मिलाते हो, पढ़िए, एक वाष्पशील विलेय पदार्थ के 1.80 ग्राम ये विलेय पदार्थ है जो आपने ऊपर से मिलाया। तो WB की वैल्यू कितनी है,
1.80 ग्राम, तो ऊपर आ जाएगा 1.80 ग्राम मात्रा आ जाएगी। WA विलायक का भार होता है, विलायक की मात्रा होती है। विलायक वो होता है जिसमें आप ऊपर वाला पदार्थ मिलाते हो, जैसे पानी विलायक है। तो यहां तो पानी नहीं लिया है, बल्कि यहां पढ़िए आपके 90 ग्राम बेंजीन। यहां बेंजीन क्या है? बेंजीन पानी की जगह काम में आ रहा है यहां पर। तो जैसे अन्य जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं उनमें विलायक को हम लेते हैं, तो विलायक यहाँ घोलने के रूप में काम आता है। यहाँ बेंजीन घोलने वाले पदार्थ के रूप में काम नहीं है, तो यहाँ बेंजीन विलायक के रूप में काम कर रहा है। और WA विलायक, और विलायक की मात्रा कितनी है? 90 ग्राम है। 90 ग्राम बेंजीन लिए। बेंजीन पानी की तरह लिक्विड होती है, तो वो विलायक के रूप में यहाँ 90 ग्राम आपकी इसकी मात्रा आ जाएगी। 90 ग्राम आ जाएगी, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और अब सूत्र के अनुसार गुणा में 1000 है, वो 1000 लगा देंगे। अब इसे हल कर लेंगे। दशमलव के बाद ऊपर भी 2 अंक, नीचे भी 2 अंक, तो दशमलव कैंसिल हो जाएगा। और ये वाला कैंसिल करने के लिए यहाँ शून्य लगा देता हूँ, और 2 शून्य से 2 शून्य ये काट देता हूँ, और ये 9 नीचे और 180 ऊपर, तो ये 20 से कट जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। और बाकी फिर ये कटेगा, ये आपके 2 से काट लेंगे, ये 10 आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा। और आप इसको आगे और हल करोगे तो यहाँ 10 × 10 है, यहाँ 253 है, बटे में 44 है। जब आप इसको हल करोगे तो ये लगभग 58 ग्राम और मोल इनवर्स आ जाएगा। कितना? 58 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा, यानी उसका अणुभार है वो 58 ग्राम प्रति मोल के हिसाब से आ जाएगा। 1 मोल में उसके 58 ग्राम विलेय पदार्थ की, तो 58 ग्राम मोल इनवर्स इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला अणुसंख्यक गुणधर्म है हिमांक में अवनमन, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और अवनमन का अर्थ कमी होना, अवनमन का अर्थ है कमी आना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो याद रखना, पहले मैं बताऊंगा हिमांक किसे कहते हैं। वह ताप जिस पर पदार्थ की ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर हो जाता है। वह ताप जिस पर पदार्थ की ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर हो जाता है, तो उसे हम हिमांक बोलते हैं। और एक अन्य सामान्य परिभाषा हिमांक की यह भी होती है कि किसी ठोस का वह ताप जिस पर वह जमना प्रारंभ करता है। किसी पदार्थ का बोल दूं, किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर वह जमना प्रारंभ करता है, तो उसे हम उसका हिमांक कहते हैं। आप याद रखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से आप याद रखना कि निश्चित वह ताप जिस पर पदार्थ की ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर होता है, उसे हम हिमांक कहते हैं। और हिमांक में अवनमन अर्थात हिमांक में कमी आना, तो मैं यूं बताऊं, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिया जाता है तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है। जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिया जाता है तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, जिसे हिमांक में अवनमन कहा जाता है। मैं दूसरे शब्दों में आपको यूं समझाऊं, जैसे आप किसी बर्तन में पानी लेकर के और फ्रिज में पानी रख देते हो, ठीक है ना। आप किसी बर्तन में पानी लेकर के और फ्रिज में आप उसे रख देते हो, वो पानी विलायक है, उसमें आपने कुछ नहीं मिलाया है, शुद्ध पानी यानी और कुछ नहीं मिलाया गया, तो वो विलायक है। विलायक को आप फ्रिज के अंदर रखोगे तो ये तो आप जानते ही हो कि जैसे ही फ्रिज का टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा तो वो आपने बर्तन में जो पानी अंदर रखा वो जमना प्रारंभ कर देगा, और जैसे जैसे फ्रिज का टेम्परेचर और कम होता जाएगा, माइनस में आएगा, वो पानी गहराई के साथ शीघ्रता पूर्वक और जमने लगेगा, यानी बहुत तीव्रता से जमने लगेगा। मैं यूं बोलूं कि बहुत तीव्रता से, बहुत तेजी से जमने लगेगा। लेकिन जब आप उस विलायक में और अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला करके फिर उसको फ्रिज में रखोगे तो वो पानी है उसको जमने के लिए और 0 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उससे पहले जो धनात्मक टेम्परेचर है उस पर वो जमना प्रारंभ कर देगा। तो वो पदार्थ जो आपने शुद्ध विलायक लिया था वो तो 0 डिग्री से जमना प्रारंभ हुआ और माइनस की तरफ चलते चलते और गहरा जमने लगा। लेकिन आपने विलायक में, दूसरे पात्र में विलायक में
नमक डाल करके और फ्रिज के अंदर रख दिया, तो अब वो जीरो से टेम्परेचर जीरो से पहुंचने से पहले ही और वो पानी जिसमें आपने नमक डाला था, मैं बोलूंगा वो विलियन बन गया, और वो विलियन पहले ही 0 डिग्री आने से पहले ही वो जमने लगा, तो मैं यूं बोलूंगा उसके हिमांक में कमी आ गई है। हिम प्लस अंक यानी वह ताप जिस पर बर्फ बन जाती है और उसके ताप में यानी बर्फ बन जाने वाले ताप में कमी आ गई है, अर्थात वो 0 से पहले जो धनात्मक ताप है तो उससे यानी 0 से कम ताप पर ही और वो आपके बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का अर्थ उस विलियन के हिमांक में कमी आ गई है, तो आपने अशुद्धि मिला दी, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया। अब वो पहले 0 पर जम रहा था, अब वो 0 से पहले ही जम जाएगा, नमक मिलाते ही वो 0 से पहले ही जम जाएगा, तो फिर उसका हिमांक घट गया है, अर्थात हिमांक में अवनमन हो गया है। तो किसी शुद्ध विलायक में जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिया जाता है तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, जिसे हिमांक अवनमन कहते हैं। और यहां हम लिखेंगे इस अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार कि शुद्ध विलायक का, ठीक है ना, याद रखना, शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक हमेशा नोट वाला होता है, तो टी नोट एफ, शुद्ध विलायक का हिमांक हमेशा नोट वाले होते हैं विलायक के, तो टी नोट एफ ये शुद्ध विलायक का हिमांक हो जाएगा। और अब आपने उस विलायक में नमक डाल करके फ्रिज में रख दिया, बन गया विलियन, तो लिखूंगा विलियन का हिमांक, और विलियन का हिमांक आप बोलोगे टी एफ, क्या बोलोगे, टी एफ, यानी एफ छोटा आता है पैरों में, टी एफ। अब आप इन दोनों का अंतर निकाल लोगे, वो अंतर कहलाएगा हिमांक में अवनमन। जैसे हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखी है उसी के अनुसार वो हो जाएगा, तो इन दोनों का अंतर ऑटोमेटिकली हिमांक में अवनमन आ जाएगा, यानी डेल्टा टी एफ आ जाएगा। तो अब लिखूंगा हिमांक में अवनमन, यानी कितनी कमी आई हिमांक में, तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे, हिमांक में अवनमन, और वो हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर, आप एक बात याद रखना कि टी नोट एफ में से टी एफ घटा देना, तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा कब, जब आप टी नोट एफ में से यानी विलायक वाले में से विलियन का जो हिमांक है वो घटा दीजिए, विलायक के हिमांक में से विलियन का हिमांक घटाओगे तो हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ प्राप्त हो जाएगा। और अब एक बात हम जानते हैं और वो है राउल के नियमानुसार, राउल के नियमानुसार, तो राउल के नियमानुसार एक बात आपको याद रखनी है, हिमांक में अवनमन, ठीक है ना, किसी विलियन के हिमांक में अवनमन है वो विलेय में उपस्थित विलियन में उपस्थित जो विलेय पदार्थ है उन विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मैं दोबारा फिर बोलता हूं कि राउल के नियमानुसार हिमांक में अवनमन और उस विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल भिन्न के समानुपाती होते हैं। विलेय पदार्थ के मोल भिन्न के समानुपाती होते हैं कौन, जो हिमांक में अवनमन है वो उस सॉल्यूशन में जो विलेय हमने डाला है ऊपर से मिलाया है उस विलेय के मोल भिन्न, उन मोल भिन्न के और ये हिमांक में अवनमन है वो समानुपाती होता है, यानी जितने विलेय के कण ज्यादा होंगे हिमांक में अवनमन ज्यादा होगा, हिमांक में गिरावट ज्यादा आएगी, जितने विलेय के कण कम होंगे हिमांक में गिरावट कम आएगी, हिमांक में अवनमन कम होगा, तो वो समानुपाती हो गए। तो मैं लिखूंगा डेल्टा टी एफ समानुपाती और एक्स बी, और अब समानुपाती का निशान हटाओगे तो डेल्टा टी एफ बराबर कांस्टेंट के आ जाएगा और एक्स बी सेम का सेम लिखूंगा। एक्स बी यानी मोल भिन्न, और मोल भिन्न में आप जानते हो इन सॉल्यूशन में एक होता है विलेय पदार्थ, एक होता है विलायक, तो पूरे विलियन में दो ही घटक हैं, पूरे सॉल्यूशन में दो घटक हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक, तो उनके दोनों के मोल भिन्न निकाल लेंगे। तो हम यहां लिखेंगे कि एक्स बी बराबर क्या होता है, मैं लिखूंगा विलेय के मोल बटे में विलेय का अनुभार, यानी विलेय का भार बटे में विलेय का अनुभार।
फिर ये विलय का भार बटे में और आपके विलय का अनुभार mb लिखूंगा। हाँ mb होता है ये वेट, w का मतलब वेट भार, m का मतलब मोलिकुलर वेट, तब आता है ये वेट यानी भार, m का मतलब मोलिकुलर वेट, तब m आता है wb बटे mb। ठीक है ना। अब पूरे के बटे में लगा दूंगा, दोबारा से यही आएगा, विलय का भार बटे में विलय का अनुभार प्लस में विलायक का भार, विलायक का भार बटे में विलायक का अनुभार, विलायक का भार बटे में विलायक का अनुभार, ये लिख देंगे और ये वैल्यू xb के बराबर यहां लगा देंगे। तो xb के बराबर मैं यही लिख देता हूं, क्या, wb बटे mb बटे में wb बटे में mb प्लस में और ma बटे में mwa बटे में और ma, ये विलायक का भार बटे में विलायक का अनुभार, ये लिखेंगे। और अब हम एक नीचे की यहां पंक्ति लिखते हैं और वो ये होती है कि तनु विलयनों में विलायक की मात्रा अधिक होती है, अतः विलायक में मिश्रित की जाने वाली विलय के जो भाग हैं उन भागों को नगण्य माना जा सकता है। तो इस वैल्यू को तो नगण्य मान लेंगे, तो फिर इसमें यही वैल्यू रह जाएगी, ये वैल्यू रह जाएगी। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, नेक्स्ट में कन्वर्ट करके लिख देंगे, तो यहां आ जाएगा ऊपर ma बटे wa, यानी मैंने अगले पद में लिखने के लिहाज से इसी में पद कर दिया। और अब ध्यान देना, मैं k के पास यहां ma ले आऊंगा तो मेरे पास एक व्यंजक बन जाएगा डेल्टा TF बराबर k, और ये ma यहां इस कांस्टेंट के पास ले आता हूं तो बन गया ma, इसको यहां ले आया तो मेरे पास क्या बचा, WB बटा में MB इंटू WA, तो WB बटा MB इंटू WA, ये मेरे पास एक बच गया। ठीक है ना। अब सुनना, इस कांस्टेंट के साथ ma मिला दिया तो एक नया कांस्टेंट आ गया इस f के हिसाब से, जिससे बोलूंगा मैं KF। ठीक है ना। फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से KF आ जाएगा, वहां बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से KB आ रहा था। ठीक है ना। बॉइलिंग वाले में KB यानी बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से B आ रहा था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से F आएगा, तो KF MA, यानी ये कांस्टेंट और इस ma को साथ मिलाया तो नया कांस्टेंट KF बन गया। तो यहां KF नहीं लिखूंगा बल्कि अगले पद में लिखूंगा डेल्टा TF बराबर KF। इस सारे को लिखूंगा, इस K को, इस ma को KF लिखूंगा और आगे क्या बच गया, WB बटे MB और गुणा WA। ठीक है ना। अब यहां ये WA की मात्रा याद रखना किलोग्राम के रूप में है, जब मैं इसे ग्राम के रूप में लिखूंगा तो ऊपर अजार लगा दूंगा, तो फिर अजार लगाने पर और ये इस प्रकार से बन जाएगा डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB बटे MB और गुणा ऊपर अजार और बटे में नीचे WA। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हमें तो MB निकालना होता है हर बार, तो MB निकाल लो यानी विलय का अनुभार, तो हो जाएगा MB बराबर, आप याद रखना, KF बटे में डेल्टा TF इंटू WB बटा MB और इंटू 1000 आ जाएगा। ठीक है ना, इंटू 1000 आ जाएगा। और हमारे पास और क्या बच गया इसमें, और जैसे बच गया WA बच गया, तो हम अच्छा WA को यहां इस प्रकार से लगा देता हूं। ठीक है ना। अब ये जो व्यंजक बना है, इस व्यंजक को आप याद रखना, इस प्रकार से इस व्यंजक को थोड़ा सा ध्यान में रखना। और यहां KF क्या है, KF है हिमांक में मोलल, हिमांक में अवनमन स्थिरांक, मोलल हिमांक में अवनमन स्थिरांक KF है। डेल्टा TF क्या है, हिमांक में सीधा अवनमन है। WB क्या है, विलय पदार्थ का भार है। MB क्या है, विलय पदार्थ का अणुभार है। और 1000 और WA क्या है, विलायक का भार है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और अब एक ध्यान रखना, वो ये कि ये मोलल हिमांक में अवनमन स्थिरांक और वाष्पन की गुप्त उष्मा के बीच में एक संबंध होता है। उस संबंध को आप हमेशा याद रखना इस KF के अनुसार।
कि के एफ बराबर, और आप याद रखना MART 0F, MART नॉट F स्क्वायर बटे में डेल्टा H इंटू 1000। ये क्या है? इसे बोलते हैं मोलर हिमांक में अवनमन स्थिरांक और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के मध्य संबंध। Ma क्या है? आप याद रखना विलायक का अनुभार है। R क्या है? गैस नियतांक है। डेल्टा T0F क्या है? याद रखना शुद्ध विलायक का आपके हिमांक है, शुद्ध विलायक का हिमांक है। डेल्टा TH क्या है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। तो इतनी सी सामान्य सी बात आपको याद रखनी।